नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं और इससे पहले के कुछ वीडियो में हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की प्रमुख ऋतुएं, भारत में मानसून की उत्पत्ति और उसके प्रमुख सिद्धांत, उसके बाद में हमने भारत के जलवायु प्रदेश की बात कर ली है। अब हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख चक्रवातों की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ इस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी पूछूंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर हम प्रमुख चक्रवातों को पढ़ना चाहें तो पहले शॉर्ट में हम समझ लेते हैं चक्रवात क्या होता है। दो टर्म होते हैं, एक चक्रवात और एक प्रति चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। अब हम सबसे पहले समझते हैं चक्रवात क्या होता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर किसी स्थान पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहां लो प्रेशर बन जाता है। अब अगर सेंटर में लो प्रेशर बन जाता है तो उसके जो बाहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर हाई प्रेशर होता है, इधर बाहर वाले, तो यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। अब हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हवाएं उस सेंटर की तरफ आना शुरू करती है चारों तरफ से, लेकिन वो सीधे नहीं आ पाती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है, तो घूर्णन की वजह से वो भी घूमते हुए आती है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें, क्योंकि हम यहाँ बात करें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रवात है, ये जो चक्रवातों की हवा है वो ऐसे अघड़ी वृत्त, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे घूमते हुए वो सेंटर में पहुंचती है। लेकिन ये सेंटर में पहुंच नहीं पाती है, पहुंचती है उससे पहले ही वो वहां जाते जाते गर्म हो जाती है और फिर ऊपर उठ जाती है। तो वो लो प्रेशर हमेशा बना रहता है और कई बार तो ये लो प्रेशर 1 से 2 सप्ताह तक भी बना रहता है। तो वो जो लो प्रेशर जब तक बना रहेगा तब तक ये हवाएं तेज गति से घूमती रहती है। आप इस इमेज में यहाँ देख सकते हो ये किस तरह से घूमती है। देखिए इस तरह से उत्तरी गोलार्ध के अंदर ऐसे मूव होती रहती है, तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कहलाती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, आपने कभी चक्रवात को ध्यान से अगर समझना चाहो तो आपने गर्मी के सीजन में अपने इधर कभी कभी देखा होगा कि कुछ छोटी सी जगह पर ऐसे गोल गोल तेज गति से हवाएं घूमती हैं और वो बहुत ऊपर तक, फिर उसमें मिट्टी और कुछ कचरा वगैरह घास फूस बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं, वही चक्रवात है बस। लेकिन ये जो चक्रवात नॉर्मली पैदा होते हैं ये काफी बड़े होते हैं और ये समुद्र के ऊपर पैदा होते हैं। और वो जो हम देखते हैं छोटा सा जो घूमता है गोल गोल, वो एक छोटा सा इम्पैक्ट है, लेकिन होता वैसा ही है, सेम कंडीशन है उसकी। अब आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। जब चक्रवात की बात करेंगे तो वही लो प्रेशर है सेंटर में, बाहर की तरफ हाई प्रेशर होगा और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ घूमते हुए आएगी, लेकिन ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए आएगी। यहाँ देखोगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, यहाँ घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। ये फर्क है बेसिक। अब हम एंटी साइक्लोन की बात करते हैं तो एंटी साइक्लोन में देखिए क्या होगा, सेंटर में हाई प्रेशर हो जाएगा और बाहर वाले क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है तो वहां लो प्रेशर हो जाता है। अब हवाएं कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ निकलेगी। चक्रवात में क्या हो रहा था, बाहर से केंद्र में आ रही थी, यहाँ केंद्र से बाहर की तरफ निकलेगी। और जब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, तो प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन कैसे घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। अब यहाँ ये ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जो प्रति चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमता है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम प्रति चक्रवात की बात करेंगे तो वही सेंटर में हाई प्रेशर है, हवाएं बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होगी, और एंटी साइक्लोन की भी उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होगी। अगर हम देखें तो भारत यहाँ पर लोकेटेड है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कैसे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ भारत लोकेटेड है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब यह है कि भारत में चलने वाले जो चक्रवात है वो चक्रवात तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे और प्रति चक्रवात भारत के अंदर घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। ये एक मुख्य बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात मूलतः दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरे टेम्परेट यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, या इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात भी हम कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले ट्रॉपिकल जो चक्रवात है उनको समझ लेते हैं। ये चक्रवात मूलतः सामान्यतः हम कह सकते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये इस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पर क्या व्यापारिक पवन चलती है, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में बात की, यहाँ व्यापारिक पवन इस तरह से चलते हैं, तो ये भी व्यापारिक पवन के साथ चलते हैं। इसका मतलब ये पूर्व से पैदा होकर पश्चिम की तरफ चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। सामान्यतः इनकी प्रवृत्ति यही होती है कि पूर्व से चलेंगे पश्चिम, क्योंकि व्यापारिक पवन चलेगी तो वो उनको यहाँ से इस तरह से ले जाएगी। अब यहाँ अलग अलग नाम है, जैसे यहाँ चलने वाले जो चक्रवात है उनको टाइफून कहते हैं, हिंद महासागर में जो चलते हैं उनको हम साइक्लोन्स चक्रवात कहते हैं,
इधर ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज भी कहा जाता है, यहाँ पर जो चलते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। बाकी कभी हम वर्ल्ड लेवल पर और बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे यहाँ की, क्योंकि हम भारत के टॉपिक को भी यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चक्रवात पैदा होंगे बंगाल की खाड़ी के अंदर इस तरह से, ठीक है, और अरब सागर में। तो ये मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो यहाँ पैदा होने के बाद वो ऐसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो कहाँ जाके टकराएंगे, भारत, ये बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ इनसे टकराएंगे जाके। इसी तरह से अरब सागर में अगर पैदा होंगे तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो वो इस तरफ निकल जाते हैं, वो भारत को ज्यादा प्रभावित नहीं करते। हाँ, इस तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश हवाएं ये चल जाता, वो हो जाता है, लेकिन बहुत नुकसानदायक साबित नहीं होते। तो ये इस तरह से यूं चलते हैं। तो हम यहाँ सामान्यतः ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात हैं वो भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बनिस्पत के अरब सागर में आने वाले, क्योंकि वो इस तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, प्लस व्यापारिक पवनों के साथ चलते हैं, तो वो इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो आगे अफ्रीका की तरफ निकल जाते हैं या मिडल ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। अब आप देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे तो वो यहाँ चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में चलते हैं, और उनकी दिशा मुख्य तो यहाँ और यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं। तो पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है, तो ये चक्रवात ज्यादातर इधर आते हैं। लेकिन ये ध्यान देना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत उस एरिया में नहीं है। साथ ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में बारिश होती है और उसमें कोई तेज गति से हवाएं चलना और कोई नुकसान होने वाली बात नहीं होती है। लेकिन ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये बहुत तेज गति से चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में काफी छोटे होते हैं, और ये जहां भी जाके टकराते हैं वहां भारी मात्रा में तबाही मचाते हैं अगर इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। हर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, कुछ कुछ की ही ज्यादा होती है, तो वो जाके यहाँ टकराते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना है कि समुद्र पर पैदा होते हैं, और जैसे ही वो स्थल से जाके टकराएंगे तो फिर वो वहां खत्म हो जाते हैं, वो वहां उनका फॉल हो जाता है। तो ये हमेशा तटवर्ती क्षेत्र को ही ज्यादा प्रभावित करते हैं, कोस्टल जो रीजन होता है वहीं पर ज्यादा प्रभावित करते हैं, फिर आगे ये तट से टकरा के फिर फॉल हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये खत्म से हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की, क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे प्रति चक्रवातों को डील करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इससे पहले ये बता रहा हूँ कि भारत के अंदर जो चक्रवात आते हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी से आएंगे या अरब सागर में आएंगे। तो यहाँ आप ध्यान देना, इधर मैंने महीने लिखे हैं, और बंगाल की खाड़ी में किस महीने में कितने चक्रवात आते हैं वो यहाँ नंबरिंग की हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक साल में लगभग 314 चक्रवात आते हैं, सामान्य बात है, औसतन। ये उनका परसेंटेज है, किस महीने में कितने परसेंटेज, 314 में से 4 आए तो 1.3% चक्रवात जनवरी में। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो ये अरब सागर में आप देखिए कितने कितने चक्रवात किस महीने में आते हैं, और उनका, क्योंकि यहाँ अरब सागर में 82 चक्रवात लगभग आते हैं, और उनका परसेंटेज क्या है। तो आप देखेंगे फरवरी और मार्च के अंदर दोनों ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बहुत कम आते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे नवंबर और अक्टूबर नवंबर में यहाँ चक्रवातों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आप देखिए यहाँ पर भी आप देखिए 53 या 56, इधर देखेंगे 17 या 21 चक्रवात जो है वो है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उसके 17% अक्टूबर में आते हैं और लगभग 18% नवंबर में आते हैं। इसी तरह से आप अरब सागर में भी ये देख सकते हो। तो ये महीने बड़े क्रूशियल होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना कि इतने चक्रवात एक साल में आते हैं तो क्या सारे बड़े तेज होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा इनका इफेक्ट नहीं नजर आता है। लेकिन कुछ चक्रवातों की स्पीड बहुत तेज होती है और वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। उनकी बात हम आगे यहाँ पर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बंगाल की खाड़ी संबंधी कुछ तथ्य आपको बता देता हूँ। इस बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उनको सौरो ऑफ बे भी कहते हैं। सौरो ऑफ बे, खाड़ी का शोक कहा जाता है। अब उसका कारण क्या, आप देखिए, विश्व में जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसका लगभग 4% इस अकेली बंगाल की खाड़ी में आते हैं। साथ ही एक तथ्य ये भी है कि चक्रवात से विश्व में जितने लोग मरते हैं उसके 80% लोग, मतलब हर 100 में से 80 लोग जो चक्रवात से मर रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले रीजन से मरते हैं। कारण उसका क्या है कि क्यों यहाँ पर इतने मर रहे हैं? तो एक तो ज्योग्राफिकल कारण है। इस बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले पूरे क्षेत्रों को देखोगे तो वहाँ डेंस पॉपुलेशन है, मैदानी क्षेत्र है, डेल्टा है नदियों के बड़े बड़े, और सारा समतल जगह है वहां पे, तो वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और आदर्श जगह भी है लोगों के रहने के लिए, जलवायु भी अच्छी रहती है, तो इस वजह से वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। दूसरा इनका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, आर्थिक दृष्टि से ये लोग बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है कि बहुत मजबूत घर बना के वहां पर रह सके। तो ऐसे में हम पश्चिम बंगाल, कोलकाता और बाकी तटवर्ती जो क्षेत्र है उनमें भी अगर देखें तो सारे झुग्गी झोपड़ियां और इस तरह से वहां लोग बना के रहते हैं, तो जैसे चक्रवात आते हैं वो सीधे उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो इस वजह से वो डेथ रेट जो है वो काफी बढ़ जाती है। दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि हर
10 में से 8 जो डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब सबसे घातक जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आते हैं। एक तथ्य ये भी है। दूसरा एक फैक्ट ये देखिए कि जो दुनिया के मोस्ट डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उन 36 में से 26 केवल बंगाल की खाड़ी में आए हैं। 26 अकेली खाड़ी में, 36 में से। और ये 36 वो चक्रवात है जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए एक ही चक्रवात से। तो उनमें से ऐसे 36 चक्रवातों में से 26 तो अकेले बंगाल की खाड़ी में आए हैं। अच्छा, एक ये तथ्य भी देखिए कि बंगाल की खाड़ी कुल समुद्र भाग का, मतलब विश्व के कुल जलीय भाग का केवल 0.6% है। लेकिन अगर चक्रवातों से मौत के मामले में हम देखें तो हर 5 में से 4 आदमी, इंसान इस बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले रीजन से मर जाते हैं। अब इन सारे तथ्यों से हम अगर अनुमान लगाना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में होने वाले नुकसान सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में ही होते हैं। अब हम यहाँ पर आए कुछ चक्रवातों की बात कर लेते हैं कि मेजर चक्रवात यहाँ पर कौन कौन से आए हैं अब तक। अभी अभी हम लेटेस्ट से बात करेंगे। साइक्लोन अम्फान आया था जो कि मई 16 से 21 तक इसका इफेक्ट रहा था 2020 के अंदर। वेस्ट बंगाल से सीधा टकराया था। लगभग 128 लोग यहाँ पर मारे गए थे। अभी जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत अच्छी बात है। और इसका सारा श्रेय जाता है भारत मौसम विभाग को, क्योंकि वो इतनी सटीक भविष्यवाणी कर देता है कि कहाँ पर ये चक्रवात आएगा, कहाँ लैंडफॉल होगा, 3 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं, समुद्र में जहाज हैं, मछली मारने वाले लोगों को, सबको हटा दिया जाता है वहां से आसानी से। तो मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये जो मर जाते हैं वो लगभग मुझे लगता है वही लोग होते हैं जो बड़े लापरवाह से रहते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में वो चपेट में आ जाते हैं। तो बहुत कम यहाँ पर डेथ होती है। तो ये जो भारत मौसम विभाग है उसकी भविष्यवाणी का कमाल है। अब अगर हम देखें, यहाँ स्पीड देखो 260 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमेशा नहीं रहती है। लगभग बात है, कभी कभी बहुत हाईएस्ट पिक उसका मिल जाता है 260, बाकी हर समय 260 किलोमीटर नहीं चलती, पर अमूमन हम कह सकते हैं कि लगभग ये स्पीड उसकी रही थी। अब क्या होता है, भविष्यवाणी से लोगों को तो हटा लिया जाता है वहां से और मरने से बचा लिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संपत्ति को तो हम वहां से नहीं हटा सकते। आप देखिए, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वेस्ट बंगाल को। तो ऐसे में ये आगे यहाँ पैदा हुआ और सीधा आके पश्चिम बंगाल से टकराया था। ये इसका डायरेक्शन यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, एक चक्रवात आया था फैनी। ये मई 3 2019 की बात है। ये पूरी ओडिशा से टकराया था, यहाँ पैदा हुआ और सीधा ओडिशा से जाके टकराया और उसके बाद ही मर गया। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चली, 89 लोग इसमें मारे गए और लगभग 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान इससे ओडिशा के अंदर हुआ था पूरी में। यहाँ देखिए, अगला एक साइक्लोन है हुडहुड। ये अक्टूबर 2014 की बात है। विंड स्पीड इसमें 215 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विशाखापट्टनम से सीधा टकराया था और 124 लोग मरे थे। यहाँ पैदा हुआ था और सीधा आके विशाखापट्टनम से ये हिट हुआ था। और इसमें भी अगर हम देखें, 3.4 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान भारत को उठाना पड़ा था और विशाखापट्टनम तहस नहस हो गया था पूरा का पूरा। अगला देखिए, एक है साइक्लोन फाइलाइन या फैलिन भी हम इसको कह सकते हैं। अक्टूबर 2013 की बात है। इसमें भी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हाईएस्ट हवाएं चली थी। ये ओडिशा से आके टकराया था और इसका डायरेक्शन भी आप इस मैप में देख सकते हो। यहाँ से सीधा हिट किया था इस तरफ ओडिशा में आके। अगला देखिए, एक साइक्लोन है थाने। ये दिसंबर 2011 की बात है। विंड स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटा रही और तमिलनाडु से ये हिट किया था। और इसका डायरेक्शन आप देखें, पहले थोड़ा नॉर्थ में जाता है और उसके बाद आके टकराता है सीधा तमिलनाडु से। इसको थाने कहते हैं, थाने साइक्लोन। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोन नरगिस। ये मई 2008 की बात है। इसमें 2010 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चली थी और ये म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे टकराया था। लेकिन आप यहाँ ध्यान देना, ये यहाँ से आके म्यांमार की तरफ मूव किया था और म्यांमार से सीधा टकराया था। बाकी सब जगह इसका इफेक्ट नजर आया था। और यहाँ देखिए, अब 1,38,000 लोग मर गए थे, 1.38 लाख लोग मर गए थे। अब क्यों? अभी हम देख रहे थे 100-150 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो हमें बता सकता था कि चक्रवात आया है, कहाँ से टकराएगा, कितने बजे आएगा। तो हमारे पास पहले से कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी भविष्यवाणी की। तो इस वजह से यहाँ देखो, डेथ्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी तरह से आप एक और साइक्लोन को देखोगे, 91 में आया था इसी बांग्लादेश के अंदर। ये बांग्लादेश से हिट किया था, 02B नाम था उसका। इसमें भी लगभग 1.38 लाख लोग मर गए थे। ये यहाँ से यूं सीधा टकराया था बांग्लादेश से ऐसे। तो ऐसे में ये भी एक ऐसा चक्रवात है जिसमें लगभग 1.38 लाख लोग मर गए। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोन भोला। ये तो सबसे महत्वपूर्ण साइक्लोन है, मतलब हम कहें कि सबसे डेडलीस्ट एक तरह से। ये 1970 की बात है। नवंबर में 12 और 13 तारीख को आया था। स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी इसकी और ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से टकराया था।
यहाँ टकराया था, इधर पैदा हुआ था और इस तरह से यहाँ इस क्षेत्रों में टकराया था ये। और यहाँ देखिए डेथ, 3 से 5 लाख लोग मारे गए थे इस पूरे चक्रवात के अंदर। 3 से 5 लाख लोग, ध्यान देना इस बात पे। और इसीलिए इसको कहते हैं कि डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन था एवर रिकॉर्ड। मतलब इतना घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिर कभी नहीं आया और न कभी देखा गया। 5 लाख लोगों का मर जाना कोई छोटी बात नहीं एक चक्रवात की वजह से। और इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर हुए उसमें भी ये सबसे घातक माना जाता है, सबसे डेडलीस्ट माना जाता है ये। तो आप देखिए एक चक्रवात से 5 लाख लोगों की मौत यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, एक बात ये ध्यान देना, इसे बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से ज्यादा टकराते हैं। एक और बात आपको बता दूं, अब तक पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने लोग चक्रवातों में मरे हैं, 20 लाख लोग तो अकेले बांग्लादेश में मरे हैं पिछली 2 सदी के अंदर। 20 लाख लोग अकेले बांग्लादेश के अंदर पिछली 2 सदी की बात मैं कर रहा हूँ आपको, तो उससे भी आप अंदाजा लगाइए कितने खतरनाक होते हैं। तो ये भोला सबसे डेडलीस्ट चक्रवात हिस्ट्री में हम अगर देखें तो। इसी तरह से कुछ और चक्रवात भी यहाँ पर आए हैं जो बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। एक हुगली रिवर चक्रवात था, 1737 में आया, इंडिया बांग्लादेश से टकराया, 3 लाख लोग मारे गए। एक करिंगो चक्रवात 1839 में भारत से टकराया, 3 लाख लोग मारे गए। बैकरगंज चक्रवात था, 1584 में आया था, बांग्लादेश से टकराया, 2 लाख लोग मारे गए। ग्रेट बैकरगंज चक्रवात 1876 में बांग्लादेश से टकराया, 2 लाख लोग मारे गए। चिटगांव चक्रवात 1897 फिर बांग्लादेश से टकराया, 1.75 लाख लोग मारे गए। तो आप देखिए कितने सिवियर टाइप के साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं और कितना नुकसान ये पहुंचाते हैं। ये तो लोगों के मरने की बात है, और नुकसान कितना हुआ होगा अनगिनत है वो तो। अब हम जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आए हैं उनका सबका डायरेक्शन देखिए। देखो अम्फान का डायरेक्शन क्या था, फैनी का डायरेक्शन देखिए, हुडहुड का डायरेक्शन, फाइलिन का डायरेक्शन, थाने का डायरेक्शन, नरगिस का डायरेक्शन और ये भोला का डायरेक्शन। अब आप इन सारे डायरेक्शन को एक साथ देखिए और कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की दिशा कभी कोई फिक्स नहीं है, किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, किधर भी जाके ये टकरा सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन आजकल जो भविष्यवाणी है उससे कम से कम मौतों की जो संख्या है, आदमियों की मरने की संख्या, वो बहुत कम हो गई है और ये एक अच्छी बात है। हालांकि संपत्ति को नुकसान तो उतना ही पहुंचता है। एक और चक्रवात की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ जिसका नाम है ताउते चक्रवात। ये आया था 2021 में 17 मई को। विंड स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 104 लोग मरे थे। ये गुजरात से टकराया था, यानी कि अरब सागर में पैदा हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन टू एवर अफेक्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैंने भी कहा था कि चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और व्यापारिक पवन के साथ चलते हैं तो ये ऐसे निकल जाते हैं। इसका मतलब अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं वो इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो सामान्य तो यही होता है, अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं वो इधर निकल जाते हैं और यहाँ भारत के तटवर्ती क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश, थोड़ी बहुत हवाएं ऐसी चल जाती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि ये इधर नहीं हीट करते, ये इस तरफ चलते हैं। लेकिन ये ऐसा पहली बार देखा गया कि ये जो ताउते चक्रवात है वो यहाँ पैदा हुआ, फिर जैसे ये चलने लगा तो थोड़ी देर तो ये इस तरफ मूव किया, अपनी अपनी जो नेचुरल प्रवृत्ति है वो, तो हमें भी लगा कि भारत को भी लगा कि इधर निकल जाएगा, लेकिन बाद में इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया और ये यहाँ सौराष्ट्र से आके टकराया गुजरात के, और फिर इसका इम्पैक्ट दिल्ली तक देखा गया। ये पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ, तेज गति से हवाएं चली और सौराष्ट्र बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अरब सागर में चलने वाला कोई चक्रवात यहाँ से चल के इस तरह आया और दिल्ली तक पहुंच गया हो वो चक्रवात। ठीक है, कच्छ सौराष्ट्र तक तो हल्के फुल्के इम्पैक्ट नजर आते हैं, लेकिन यहाँ से वो यहाँ तक इफेक्ट छोड़ गया। तो ये ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला कि चक्रवात इस तरह से आया। अमूमन जो अरब सागर में आते हैं वो इसी तरह से निकल जाते हैं और ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये भारत के प्रमुख चक्रवातों के बारे में जानकारी थी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। सबसे पहले, टाइफून चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? भारत में सर्वाधिक चक्रवात किन माह में आते हैं? अम्फान चक्रवात भारत के किस राज्य से टकराया था? फैनी चक्रवात किस खाड़ी से उत्पन्न हुआ था? सन 2008 में आया नरगिस चक्रवात किस देश से टकराया था? विश्व का सर्वाधिक घातक चक्रवात किसे माना जाता है? मई 2021 में गुजरात से कौन सा चक्रवात टकराया था? विश्व में सर्वाधिक घातक चक्रवात किस खाड़ी में दर्ज किए गए हैं? तो आप इन सवालों के उत्तर दीजिए। अगर आपको प्रश्न नहीं मिल पा रहा है उत्तर, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास जल और पेड़ों की रक्षा करें। थैंक यू सो मच।